दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद टेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जैसे जानते हैं, इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस तरह से लगातार वह आक्रामक प्रचार कर रहे हैं और लगातार बहुत ही ज्यादा सक्रिय वह इस समय राजनीति के अंदर दिखाई देते हैं और हर जगह वह पहुंचकर, चाहे वो पीड़ित हों या राजनीतिक मुद्दे हों, उनको लगातार वह राजनीतिक विमर्श के मुख्य धारा में लाने का लगातार वह प्रयास कर रहे हैं। और हमने देखा, चाहे पहलगामी घटना हो या पुंछ में जाने की बात हो, वह लगातार उन लोगों के पास जा रहे हैं, उनका दुख दर्द साझा कर रहे हैं जो लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी संदर्भ में पीड़ित हों। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसमें जो पीड़ित लोग थे, जो जिनके घरों के लोगों को वहां मारा गया था, वह उन परिवारों के साथ मिले, उनका दुख दर्द साझा किया। साथ ही पुंछ में वह उन लोगों के पास गए जो पाकिस्तान के हमले में, जो पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा था, उनके जो उससे जो पीड़ित लोग थे, जिनके घर धाराशायी हो गए थे, जिनके लोग मर गए थे, उन पीड़ित परिवार से वह जाकर उन मिले, उनका दुख दर्द साझा किया। वही राजनीतिक तौर पर भी वह लगातार बिहार के अंदर सक्रिय हैं, दूसरे राज्यों में सक्रिय हैं और लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो सक्रियता है, राहुल गांधी का जो आक्रामक अंदाज है प्रचार करने का, क्या उसने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी है? प्रधानमंत्री मोदी को वह लगातार आलोचना केंद्र में बनाए रखे हुए हैं और बहुत ही आक्रामक शैली में तीखी आलोचना प्रधानमंत्री की नीतियों की वह कर रहे हैं। तो इन सब बातों के क्या मायने हैं, इन पे पूरी चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। माशा लखनऊ से मुकुल त्रिपाठी जुड़ गए हैं, बहुत ही स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है मुकुल जी। तो मुकुल जी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक रूप से और मतलब बहुत ही आक्रामक रूप से, बेहद आक्रामक नजर आते हैं प्रधानमंत्री की आलोचना करने के मामले में, की नीतियों पर लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार आलोचना केंद्र में उनकी नीतियों को रख रहे हैं, चाहे मणिपुर की बात हो, बिहार की बात हो या तमाम ऐसी घटनाक्रम, जैसे पहलगाम की बात हो, पुंछ की बात हो, तो लगातार वह उन सब जगह सक्रिय दिखाई देते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। मणिपुर हो, पहलगाम हो, पुंछ हो, तो ऐसे घटनाक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री अभी तक नहीं गए हैं। तो इसके पीछे अगर राहुल गांधी की कुछ राजनीतिक शैली को देखें, 2019 से पहले की और 2019 के बाद की, उसमें कितना आप अंतर देख पाते हैं? क्या राहुल गांधी में जो विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी मिली उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसने क्या और उन्हें परिपक्व किया? और जितना आक्रामक अंदाज में इस समय दिखाई देता है उनका राजनीति में, क्या विपक्षी तमाम जो नेता हैं उनसे भी अलग कद राहुल गांधी का बढ़ गया? क्या लगता है आपको? सभी दर्शकों, प्रशांत जी आपको मेरा नमस्कार। बिल्कुल आपका ठीक एक ये सवाल है कि राहुल गांधी इंडिविजुअल कितने मजबूत हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी को आप जरा अगर देखिए तो 2019 तक राहुल गांधी बिल्कुल अलग थे। कोरोना आया, उससे पहले नोटबंदी, तो राहुल गांधी के लगातार जिस तरह से सरकार पर हमले थे उसमें मैच्योरिटी आती गई। उन्होंने ट्रंप जब आए थे, याद होगा, तो ट्रंप को भी उन्होंने बोला था उस वक्त कि ट्रंप का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए, लेकिन मोदी सरकार नहीं मानी और उसके बाद जो हच हुआ देश का वो आप जानते हैं। अच्छा, जितना भी भारत में कोरोना आया है वो कहीं ना कहीं बाहर से आया था, इंडिया में तो कोरोना था नहीं। जो यात्री बाई प्लेन आए और जो बाहर से विदेशों से आए, उन्हीं से कोरोना फैला। तो अगर समय रहते जितने भी पेशेंट थे, जब तक ये ट्रंप नहीं आए थे, तब तक वो क्योर किए जाते। जितने आप फ्लाइट बंद मत करते, फ्लाइट में आप ये कहते कि इंटरनेशनल फ्लाइटें हम बंद कर दे रहे हैं, डोमेस्टिक आपकी चलती रहती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप सील कर देते। अगर आपको वहां से लानी पड़ती तो उस वक्त कई ऐसे सवाल थे जो राहुल गांधी ने उठाए और वो बाद में सच साबित हुए। आप नोटबंदी को ले लीजिए, राहुल गांधी हमलावर हुए और वही हुआ। सरकार को, सरकार की जितनी बातें थी वो सब गलत साबित हुई। फिर आता है मौका कोरोना के बाद पे राहुल गांधी की पदयात्रा पे। देखिए, पदयात्रा ऐतिहासिक पदयात्रा थी। राहुल गांधी का एक जो जिसे कह रहे हैं उनकी शख्सियत थी, उसमें बहुत सुधार हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की और देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग लोगों से अलग अलग समस्याएं जानने समझने की कोशिश की। एक होता है यात्रा करना और एक होता है कि समझना भी। तो जब वो हॉल्ट करते थे, एक दिन में अगर 25-30 किलोमीटर चल रहे हैं, 35 किलोमीटर चल रहे हैं, तो उनका एक मानक निर्धारित था और चलने के बाद वो कहीं हॉल्ट कर लेते थे। हॉल्ट करने पे ऐसा नहीं रहता था कि आराम करें, वो लगातार नेताओं से मिलते रहते थे और देश भर की उन क्षेत्रों की समस्याएं और जमीन से जुड़े लोगों को उन्होंने अपने करीब रखा और उनको समझा। राहुल गांधी का ये निर्णय बहुत अच्छा था और कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से कहिए, जिसे कहते हैं मरी हुई कांग्रेस को उन्होंने उसमें जान फूंक दी। बीजेपी के छल प्रपंच इन सबसे झेलते हुए, आरोपों को
झेलते हुए, मुकदमेबाजी को झेलते हुए, पहली बार ऐसा हो रहा है। ये हमें ना तो हरियाणा चुनाव में देखने को मिला था, ना हमको हिमाचल में देखने को मिला था, ना हमको दिल्ली में देखने को मिला था। दर्शक भी इस चीज को जान रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, जितना भी समझते होंगे सुनने वाले, वो इस बात से सहमत होंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी ने 2024 के बाद से बिहार में जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है, ये शुरुआत उन्होंने कहा कि हम जो हमारे यहाँ जिसे कहते हैं हम लोग आस्तीन के सांप, हम उनको हटाएंगे। ये जितने भी लोग हैं जो दूसरे दलों के लिए काम करते हैं, उसकी शुरुआत, उसको आप ये कहिए कि प्रयोगशाला बना दिया उन्होंने बिहार में कृष्णा लवरू को भेजना, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को किनारे करना, नया प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बनाना राजेश राम, जो बिल्कुल अलग कैलिबर का और खुद विधायक भी है, और एक बार का नहीं है, तीसरी बार का विधायक है। तो ऐसे में लगातार छठी बार राहुल गांधी पहुंचे। तो आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि राहुल गांधी किसी प्रदेश के लिए इतने एक्टिव रहे हो और इतनी बारीकी से एक एक चीजों को देख रहे हो। दशरथ मांझी क्या जाना और भागीरथ मांझी से मिलना, ये अपने आप एक बहुत बड़ी चीज साबित होगी। और मजे की बात, जिस दिन कल की बात है, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं उमर अब्दुल्ला धीरे धीरे उनको जो उनका भाषण था उसमें उन्होंने बता दिया था, उन्होंने कांग्रेस की भी तारीफ करी, अटल बिहारी का भी धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद दिया। तो होता यह है कि आपको अक्सर मोदी जी को देखा गया है कि ऑल क्रेडिट ही वांट्स, कि इसका सारा क्रेडिट मैं ही ले जाऊंगा और किसी को इस पे 2% भी क्रेडिट नहीं देना। लेकिन मंच से खड़े होके जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस ने सोचा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पे फंड किया था और आज आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं बनवा के। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक मोदी का ऑरा है उसको खत्म कर रहा है। और देश की जनता भी जान चुकी है किस तरह से अभी सीज फायर का इतना बड़ा बवाल हुआ है कि वो आज भी एक चर्चा का विषय सबके बीच में बना रहता है। लोग ये भी नहीं जानते, ये वही चीज हो गई है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे ही प्रधानमंत्री को क्या जरूरत पड़ी थी सीज फायर करने की। इसका जवाब, वहां तो पिक्चर थी, ये तो एक दो देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। हमारे यहाँ लगातार हमले हो रहे हैं और आप लगातार पाकिस्तान पे विश्वास कर रहे हैं। हम कहते हैं ट्रंप ने चलिए नहीं कहा था, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन ट्रंप 10वीं बार बोल चुका है। पुतिन ने उस चीज को एडमिट कर लिया, पुतिन की तरफ से आया, पुतिन के सामने ट्रंप ने बोल दिया कि चूंकि व्यापार का मामला था, इसको लेके दोनों देशों को हमने शांत कराया। तो अब इसके बाद पुतिन भी तो दोस्त थे, पुतिन कंडम कर सकते थे, लेकिन आपकी जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। एक देश ना आना, अब आप लाख करते रहिए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सामने जो मोदी खड़े होते हैं उनकी छवि में 60% का डाउनफॉल आ चुका है। इसी में जो बीजेपी के एक नेता है स्वामी, तो स्वामी जी ने कहा भी है कि अब आप इनको हटा के बाहर कर देना चाहिए। ये बीजेपी के खुद नेता हैं और उसके बाद भी अगर ऐसा कोई बीजेपी का नेता, हालांकि वो किनारे रखे गए हैं, उनको अब कुछ नहीं, उनसे न सलाह ली जाती है न राय ली जाती है, लेकिन तब भी ये कहना कि आप इनको हटा के बाहर कर दे बीजेपी, तभी बच पाएगी। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती है, इससे मिर्ची भी लगी बीजेपी को। और साथ में कनाडा वाला जो भी बवाल हुआ कि कनाडा ने उनको G7 के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, कल वो हुआ, तो ये कहीं ना कहीं मोदी की जितनी छवि डाउन हो रही है, वहीं राहुल गांधी अपनी छवि को मजबूत करते जा रहे हैं। और सेम डे जिस दिन वो जम्मू में थे उस दिन राहुल गांधी बिहार में थे। वो पैदल झंडा लेके, मोदी जी झंडा लेके पुल पे चल रहे थे और अपनी वाहवाही भगवान जाने किसको दिखा रहे थे, हाथ हिला रहे थे। और वहीं राहुल गांधी मिट्टी में की झोपड़ी के अंदर दशरथ मांझी के लड़के भागीरथ से, जो भागीरथ है उनके, वो भागीरथ से आप उनसे मिल रहे थे। और ये अपने आप में बिहार में मैसेज जाता है। ये सब आएंगे बाद में, अब सुन रहे हैं कि कोई वहां पे भी वोटिंग में कुछ गड़बड़ी का आज पकड़ा गया है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे सामने आएंगी। और ऐसे राहुल गांधी ने जो छवि अपनी बढ़ाई है, वो जाहिर बात है कि जो बिहार पे अगर ये फोकस कर रहे हैं
तो प्रशांत जी, एक चीज को आप मानिए कि बिहार में जो कांग्रेस जितनी भी सीटें पाती है, या उसका एक अलग विषय है, लेकिन ये सारी कवायद आरजेडी के लिए है कि हमको हल्के में मत लो, हम जितनी सीटें मांगेंगे तुमको देना पड़ेगा। और ये अंदरूनी भी एक उनकी एक स्ट्रेटजी है कि जितना आप लोगों से वहां पे जन संपर्क करेंगे, मिलेंगे, आरजेडी के ऊपर दबाव और सहयोगियों के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ेगा और कांग्रेस की अहमियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इससे सम्राट चौधरी हो गए, विजय हो गए जो उनके उप मुख्यमंत्री है, उसके अलावा नीतीश कुमार जो जेडीयू के करता धरता है, चीफ मिनिस्टर है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा एक कह रहे हैं निगेटिव असर पड़ रहा है और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को किसी तरह रोका जाए। इसी कारण से चाहे वो आपका एयरपोर्ट पे रोकना हो पिछली उसमें, चाहे उनको एसटी एसटी हॉस्टल में ना जब घुसने दिया जाए, ये सारी कवायद सरकार कर रही है। जी जी जी, बहुत ही विस्तार से आपने पूरे विषय को बताया। लेकिन अगर राहुल गांधी की अगर बात करें, जिस तरह से पहले उन पर आरोप लगते रहे कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, तमाम तरह के आरोप बीजेपी इस तरह के लगाती रहती थी, लेकिन जितनी सक्रियता उनकी बढ़ी है पिछले हाल के कुछ वर्षों में, भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात लगातार देखते हैं, लगातार प्रतिदिन कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी दिखाई देती है राजनीतिक तौर पर। चाहे वह किसी पीड़ित के घर जा रहे हो, चाहे चुनाव संबंधित समीक्षा बैठक करने जा रहे हो पार्टियों की, जब पार्टी के अंदर भी वह विपक्ष केंद्र मतलब बीजेपी के साथ साथ और पार्टी के अंदर भी लगातार वे आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में बड़ा कार्य कर रहे हैं। इसमें संगठन सृजन अभियान चल रहा है उनके नेतृत्व में, और पार्टी के नेताओं को भी वह लगातार आलोचनाओं के केंद्र में रख रहे हैं। जो निष्क्रिय हैं या कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति उन्हें लगता है कि निष्ठा में कहीं ना कहीं संदेह है, तो वह लगातार उन पर भी हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो घोड़े का उन्होंने एग्जाम्पल देते हैं बार बार वह। तो ये जो राहुल गांधी का नया तरह का कलेवर हम देख रहे हैं, नई तरह का मूड देख रहे हैं, राजनीतिक मूड, चाहे वो बीजेपी हो या पार्टी के अंदर ऐसे नेता हो जिन्हें निष्ठा पर कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या मैसेज दे रहे हैं पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, जो उनके विरोधी दल है उनको भी, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल ये ध्यान अगर किसी पार्टी को जीवित रखना है, और विपक्ष के अगर आप एलओपी हैं, एलओपी आप बने हैं अपनी संख्या के बल पर। इससे पहले 2014 से लेके आप 2024 तक आपका कोई दूर दूर तक कहीं एलओपी और लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम नहीं था। इससे सरकार को काम चलाने में बहुत मदद मिलती है, और सरकार एक तरफा काम करती है, ये सब लोग जानते हैं। सरकार पे क्वेश्चन करने पे तत्काल आपको आपकी सुनवाई ही नहीं होती, तो बाकी छोड़ छोड़ दीजिए। आज एलओपी बनने के बावजूद जिस तरह से हमलावर बीजेपी रहती है, जिस तरह से बेइज्जती करती है, ये इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। एलओपी का एक सम्मान होता था, एक वजूद होता था, उसको मजाक बना दिया है। जनता ये देख रही है। सीज फायर का बवाल, मैं फिर उस पर आऊंगा, बहुत बड़ी चीज है कि सीज फायर को लेके जनता में आक्रोश है, और इनके अपने भक्तों में भी करीब 30% लोग कम हो गए। तो अगर 30 का हम आधा भी कर दे 15%, तो खेल ही पूरा बिगड़ जाता है। यही चीज राहुल गांधी समझा रहे हैं, और यही चीजें जो अभी दल गए हैं उनको भी देखिए आप क्या लेके आ रहे हैं, वो किन से मिल के आ रहे हैं। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिले। एक कंट्री छोड़ दीजिए, वो सारे तो अब यही बता रहे हैं कि कहीं विदेश मंत्री भी बहुतों के तो नहीं मिले उनसे, उनके जो सेकंड स्टाफ होते हैं उनसे मिलके चले आ रहे हैं। आप इंडियन डायस्पोरा को आप वो कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उसकी भी वीडियो वायरल हो गई है। आप क्या कहते हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं, उसकी भी वीडियो वायरल हुई है। तो ये चीजें राहुल गांधी ने सब पकड़ा। और देखिए, सबसे बड़ी दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, उससे एक छवि इंप्रूव होती है किसी भी नेता की, कि वो जो कह रहा है, जो अटैक कर रहा है, आखिरकार जो सत्ता में है वो कर कह रहा है। सत्ता में जो कर रहे हैं वही राहुल गांधी बता रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। सही करेंगे तो कोई मना ही नहीं है। जब सीज फायर से पहले पूरे विपक्ष साथ में था, लेकिन जो चीज गलती की है, विपक्ष का काम वही है कि उस पर टिप्पणी करना, और जब टिप्पणी होती है तो फिर गाली गलौज भी होती है, सब कुछ होता है। और फिर राहुल गांधी पे उल्टा नेहरू आ जाते हैं, इंदिरा गांधी आ जाती है। उस वक्त क्या हालात थे, नोबडी नोज कि उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी, फाइनेंशियल क्या थी, कौन सा ऐसा दबाव था। आज दबाव में तो मोदी जी भी आ गए थे, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अब हम आज दूसरी बात पे आते हैं कि जो इनकी राहुल गांधी ने संगठन पे ध्यान दिया है। देखिए, बिना संगठन के कोई पार्टी नहीं चलती। आप भी जानते हैं, आप भी मेरठ में हैं, आपके कितना खतरनाक इलेक्शन हुआ था। जो रामायण के रामचंद्र जी हैं, अरुण गोविल, वो लड़े थे। समाजवादी पार्टी की लेडी थी जो एक्स मेयर रही थी। भयंकर चुनाव हुआ, किस तरह से वो जीता है अरुण गोविल,
ये आपसे और हमसे कोई चीज छुपी नहीं, इस चीज को तो आप सहमत होंगे। और बाकी चीजें जो रहे तो ये तो बात थी आपकी मेरठ है उसकी संसदीय सीट की, लेकिन जब आप बड़े राज्य स्तर पे आते हैं तो आपको हर बूथ पे अपने कार्यकर्ता जरूरत रहते हैं, उनको वहां खड़ा रहना पड़ता है और डिवोटेड रहना पड़ता है। यूपी में कितने साल हो गए कांग्रेस की, जो लास्ट इनके चीफ मिनिस्टर थे 25-30 साल हो गए, कांग्रेस यहां से गायब हो चुकी है। और यहाँ जो नेता बचे हैं वो सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं, 10-20 लाख रुपए जो मिलता है उसकी वजह से, अब तो वो भी मिलना बंद हो गया है। तो कांग्रेस अपना जब तक जमीन नहीं सही करेगी, ऐसे लोगों को नहीं लाएगी जो कम से कम बस्ते पे कार्यकर्ता खड़े रहे और शाम को 5-6 बजे तक खड़े रहे। लोग 2 बजे तक भाग जाते थे। ये सारी रिपोर्ट राहुल गांधी के पास है। पहले राहुल गांधी लापरवाह थे, इसको एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। पहले राहुल गांधी जो उनका टेक्सचर था, जो उनका लाइफ स्टाइल थी, वो दूसरी थी। आज राहुल गांधी को समझ में आया कि उस लाइफ से हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो उन्होंने फिर पार्टी में जितने इस तरह के लोग थे, जो पहले तो खुद बदलो। गांधी जी ने भी कहा था कोई भी बदलाव आपको पहले अपने अंदर से करना चाहिए। राहुल गांधी ने वो किया अपना बदलाव करने के बाद उन्होंने यात्रा की। यात्रा करने के बाद अब वो एक एक करके ओवरहॉलिंग में कहूंगा इसे, कि सारे राज्यों को वो मत रहे हैं। वहां के जितने नेता हैं उनकी सबकी रिपोर्ट इंटरनल उनके पास है। उन्होंने बाकायदा सीटों के लिए भी लोगों को लगा रखा है, उनकी टीमें वहां लगी हुई हैं और वो नीचे तक की रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात, जिला अध्यक्षों को कह रखा गया है कि आपके दरवाजे 3 लोगों के लिए खुले हुए हैं, उसमें राहुल गांधी भी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और एक नेता और उनके जो सीनियर लीडर है, उन तीनों लोगों का नाम इन्होंने दरवाजे के लिए कहा है कि खुला रहेगा, आप जब चाहिए तब आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये चीजें कांग्रेस में इससे पहले नहीं थी। वेणुगोपाल के लिए मतलब ये तीनों नेता जो है, वो तीनों नेता मिलेंगे और टाइम लेंगे, लोग आएंगे, अपनी समस्या बताएंगे और उसका समस्या का समाधान ये 3 नेता अगर करते हैं तो या इससे पहले क्या कभी हुआ था? इतनी बड़ी चीज आज से पहले कभी हुई थी कि कांग्रेस अध्यक्ष से कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी, आप तीसरे लीडर, इन सब का वेणुगोपाल से मिलने के लिए आपको टाइम लेना पड़ता था। 10-10, 15-15, 25 दिन बाद मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन वो चीजें अब सब खत्म हो चुकी हैं। आप उनके ऑफिस में फोन करिए, उनकी उपलब्धता के अनुसार आपको जैसे होगा जल्दी आपको टाइम मिल जाएगा। तो जाहिर बात है इन सब चीजों से जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, निचले स्तर के आपके जिला स्तर के जो नेता है, उनको बहुत पीछे से एक बल मिलता है और वहीं पे फिर वो अपना आके बताता है अपने शहर में कि देखो मैं इनसे मिल के आया था, ये चीजें, 4 आदमी साथ भी जाते हैं, वो अलग उसका करते हैं। तो ये बिल्कुल अलग तरह का चुनाव होगा बिहार का अब की बार, जिसको लेकर बीजेपी और साथ में जेडीयू भी बहुत ज्यादा सक्रिय है और बहुत ज्यादा इस वक्त उनको एक ये लग रहा है कि एक तो आपस में भी इनके डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट इस बात का है कि इनके एलजेपी का भी नाटक चल रहा है, राहुल गांधी इन चीजों को देख भी रहे हैं। मांझी से मिलना एक बिल्कुल अलग वोट वर्ग तैयार हो रहा है, जिसे कह रहे हैं दलित। अरे ये जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें जो इनको 240 पे रोका गया, बहुत बड़ा एक संविधान का विषय था, उसमें भी दलित और अनुसूचित जाति सब शामिल थे। कहीं वही चीज यहाँ ना हो जाए। यहाँ तो बहुत छोटा सा अंतर है, 12-15 सीटें इधर उधर हो गई, काम खत्म हो गया। तो ये चीजें लेके जो बीजेपी की बिहार की जो नेता, इन लोगों के बीजेपी के जो नेता है और जो सीनियर इनके मंत्री हैं, वो बहुत ज्यादा सशंकित है कि इनको किसी तरह रोका जाए। लेकिन रोकने का आज की डेट में कोई विषय नहीं मिलता। आप एयरपोर्ट पे रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, सुरक्षा का हवाला दे सकते हैं, मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी जिस राह पे चले हैं, उनको मालूम है कि ये सब चीजें हमारे यहाँ रेगुलर होती रहेंगी और हमारे खिलाफ वो कर क्या सकते हैं सिवाय मुकदमा दर्ज कराने के। तो जहाँ 40 मुकदमे, 20 मुकदमे चल रहे, 22 मुकदमे चल रहे, वहां 4 मुकदमे और होंगे। तो इलेक्शन के लिए सब तैयार है और अंदरूनी जो उनके पॉलिटिशियन है, उनको लेके जो चीजें उठ रही हैं, वो उनको निकाल के बाहर करना राहुल गांधी समझ चुके हैं कि इस वक्त अगर नहीं निकाला तो ये पार्टी हमारी फिर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये दीमक है। बेसिकली ये लोग जो थे वो बीजेपी के कई ऐसे लीडर्स हैं, यहाँ नाम बोलना उचित नहीं है,
लेकिन कई इनके सीनियर लीडर थे जो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर उनको बाकायदा एक रेड कारपेट की व्यवस्था देते थे। अमुक राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी वर्षों से है, वहां पे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व थे उनका काम कभी रुकता नहीं था, वो स्टेट लेवल के रहते थे। और जाहिर बात है जिसका काम नहीं रुकेगा तो वो आपके ऊपर आरोप नहीं लगाएगा। छोटे मोटे धरना प्रदर्शन छोड़ दीजिए, वो तो कभी खुल के बोलता भी नहीं था। तो ये देखते हुए फिर राहुल गांधी ने ऑपरेशन चलाया है, और उसमें जितने सड़े गले इस टाइप के लोग हैं सबको बाहर का रास्ता, जो खुद भाग जाए, वरना उनको निकाल के बाहर करना या फिर सुधर जाओ। तो सुधरने की तो चांसेस कम ही रहती है, जिसको एक बार मुंह में लग जाता है, खून लग जाता है, तो वो फिर नहीं सुधरेगा, क्योंकि उसका काम होता है, उसको पैसा मिलता है। ये चीजें कांग्रेस के लिए खराब थी, और राहुल गांधी ने यही काम करते हुए इन लोगों के ऊपर विशेष रूप से एक जिसे कहते हैं हंटर चलाया है। वो हंटर स्टार्ट कर दिया है, और ये हंटर अभी चलता रहेगा। अगर देखिए जो सुधरेंगे सुधरेंगे, वरना निकाल के बाहर कर देंगे, और उसके बाद तीसरा कोई रास्ता नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। और राहुल गांधी सही कहा आपने कि जिस तरह से है अपना इस समय दिखाई भी देते हैं सक्रिय रूप से, और बड़ा जो राजनीतिक शैली जो परिवर्तन आया उसने निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता तो बढ़ा दी। लेकिन जो उनके आलोचक हैं, जो खासतौर से बीजेपी के जो नेता हैं, उनकी लगातार शब्दावली पे वह सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी जिस तरह से अपनी भाषा, जो उनकी जो शब्दों का वह चयन करते हैं, उस पर उनके आलोचक लगातार सवाल भी उठाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि उन पर सवाल उठाना कितना जायज है, या राहुल गांधी जिस तरह शब्दों का चयन कर रहे हैं उसके पीछे क्या राजनीतिक जो एक शैली है कि राजनीतिक आक्रमक करने की, आलोचना करने की प्रतिद्वंदी की, क्या उसमें कितना ठीक है उनकी शैली जो है, उनका भाषा का चयन जो है, शब्दों का चयन जो है, या जो आलोचक लगातार उनकी आलोचना करते हैं विषय को लेकर। हालांकि जो दूसरे पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो, दूसरे बड़े नेता रहे हो, उनको भी कई बार जो भाषा, जिस तरह की आलोचना लगातार का स्तर भी घटता जा रहा है, वो सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं उसमें। लेकिन वर्तमान पूरे संदर्भ को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर हाल फिलहाल की बात करें तो सरेंडर मोदी एक बहुत बड़ा विषय बना, और बना ही हुआ है। सरेंडर मोदी का मतलब क्या होता है कि अब उसको घुमा फिरा के बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि ये सेना का अपमान है। सेना का अपमान माने देश का अपमान है। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि जहां पे सेना का रूल चलता हो, सेना की बातें मानी जाती है। यहाँ सरकार का रूल चलता है, सरकार के कहे पे सेना चलती है, सेना के कहने पे सरकार नहीं चलती। तो यहाँ पे जो निर्णय लिया वो मोदी जी ने लिया कि सीज फायर करेंगे। तो सीज फायर को राहुल गांधी ने सरेंडर बोला कि आप जब आगे बढ़ चुके थे तो आपको आगे और बढ़ जाना चाहिए था, और आपको किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए था। उसी को इंदिरा गांधी से जोड़ते हुए ये सारी चीजें हुई, जिसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। वो समझ नहीं पाए कि ये निर्णय हमने सही लिया कि गलत लिया। और बाद में उनको अब समझ में आ रहा है कि अगर एक दिन हम लोग रुक गए होते तो शायद, अगर ये ऑल पार्टी मीटिंग भी बुला लिए होते तो शायद ये नौबत ना आती कि बीजेपी ये दिन देखती। अब आप जो सीज फायर की जो बात थी, सीज फायर आप जब दोनों के देश सामने सेनाएं खड़ी थी, तब तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए थे। तो आपने बाद में जब आप सीज फायर करना था तो ये भी तो विपक्ष को आप बताते कि हम सीज फायर करने जा रहे हैं। आप कहते हमारा कोई विमान नहीं गिरा, और आप ही का सीडीएस कहता है सिंगापुर में जाके कि हमारा लॉस हुआ है, पायलट हमारे सारे सुरक्षित है। तो ऐसा तो होता नहीं, बम लगा हो सकता है, एक दो राफेल जो भी गिराए गए हो, हम लोग उस पर नहीं कुछ कह सकते। लेकिन वो तो लिफ्ट कर जाते हैं प्लेन से, वो बच गया हो लेकिन राफेल तो चला गया। तो आप ये बताइए कि यूक्रेन के जो पुतिन है, राष्ट्रपति पुतिन, वो खुद कहते हैं कि रूस के, वो जब हमला हुआ, यूक्रेन ने हमला किया, तो उन्होंने बाकायदा बताया कि हमारे 40 फाइटर यूक्रेन के ड्रोन ने नष्ट कर दिए। ये एडमिट करना, देखिए युद्ध में आपका नुकसान होता है, लड़ाई में आपका नुकसान होता है, ये देश हो चाहे पर्सनल लेवल पे हो, कोई भी चीज हो, आपको उसको एडमिट करने में क्या बुराई थी। मान लीजिए एक शब्द आप एडमिट नहीं करना चाह रहे थे, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला के कमरे में बंद करके सब लोगों को समझा देते कि देखिए हमारा ये नुकसान हुआ है, इसको बड़ा विषय ना बनाइए, ये हमारे देश के लिए खराब होगा। प्रोपोगंडा बनाया पाकिस्तान ने भी, और हमारे जो मीडिया है उसने तो इतना नरक किया कि हंसी का पात्र बन गए। आप एक युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं कि अगला बैट्समैन आएगा छक्का मार देगा और मैच जीत गए।
जीता हुआ मैच माना जा रहा है। आपने जबरदस्ती की रिपोर्टिंग की, इससे देश का नाम बदनाम हुआ। और राहुल गांधी की इसमें क्या गड़बड़ हुई? शब्दों का चयन जितना गंदा बीजेपी वाले करते हैं, वो हाल फिलहाल में आपने खुद एक शो किया था, उसमें आपने देखा, खुद ही हम लोगों ने बात की थी किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी कांग्रेसी ने आज तक किया है? अगर जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं उतने में तो 50 केस दर्ज हो जाएंगे, हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए, ईडी सीबीआई सब घर पहुंच जाए। तो ये चीजें जनता अब समझ रही है धीरे धीरे, और इस चीज को लेकर अब कोई विवाद मुझे नहीं लगता। अब जिस तरह से ये चल रही है, इनको धीरे धीरे बिहार तक ले जाएंगे, ये कन्फर्म है मोदी जी। और जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस और आरजेडी, इसको जनता के बीच में लाके, चाहे विजय माल्या का मामला हो, चाहे आपका सीज फायर का मामला हो, ये सारे मुद्दे बड़े बड़े मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों को बीच में, जनता के बीच में लाया जाएगा, और फिर जनता निर्णय देगी बिहार में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि बिहार के लोग सबसे इंटेलेक्चुअल, वहां के आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, और वहां का दिमाग, भले वो अनपढ़ हो, लेकिन दिमाग के मामले में बहुत आगे रहता है। और उससे यूपी और बिहार दो में जो पॉलिटिक्स है वो खून में रहती है, वो इतनी आसानी से नहीं भटकने वाले। ये चीजें मानी जाएंगी वहां पे, और देखिएगा यही चीज मुद्दे रहेंगे। जाति अपनी जगह है, लेकिन जो मुद्दों पे अपनी बार राजनीति, बेरोजगारी, आपका जो पलायन है, ये बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे शिक्षा का मामला है, ये सारी साथ में सीज फायर और आपका ये सब जुड़ी गया है। तो ये चीजें बड़ा अटैक होगा इस पे, बहुत अटैक। जी बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं राजनीति में। और राहुल गांधी जिस तरह से एक गरीब आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं, समाजी सरोकार के मुद्दों को जिस तरह से वह मुख्य धारा की विमर्श में ला रहे हैं राजनीति की, उसने सरकार की जो चिंता बढ़ाई रखी है। और बिहार राज्य ऐसा राज्य है जो इसमें आने वाले समय चुनाव भी होना विधानसभा का, और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो राजनीतिक राह पकड़ी है, जो राजनीतिक मुद्दे उनका जो उन्होंने चयन किया है, जिन मुद्दों पर वह राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, वह बिहार के राज्य के चुनाव जो होंगे, विधानसभा के होंगे, वह उसकी कहीं ना कहीं बड़ी परीक्षा भी है। और उसके परिणाम बताएंगे कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाया है वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों के बीच में, क्या वह मुद्दे कितने कारगर साबित होंगे, और राहुल गांधी की शैली है वह कितनी कारगर साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं। और मैं मुकुल जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दोस्तों पर समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे सिर्फ आग्रह करता हूँ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज निर्णय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज निर्णय अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।